नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन की बढ़ती दादागिरी के खिलाफ भारत के साथ आया फ्रांस। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पाकिस्तान को लगी मिर्ची, अनुच्छेद 370 पर सऊदी अरब ने दिखाया पाकिस्तान को आईना, मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा बंगाल के चुनाव का, जहां पर कूच बिहार रैली में बोले पीएम मोदी, आपका गुस्सा व्यवहार वाणी देखकर बच्चा भी बता सकता है कि दीदी बंगाल का चुनाव हार चुकी हैं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चीन की बढ़ती दादागिरी के खिलाफ भारत के साथ आया फ्रांस। जी हां दोस्तों, मालाबार के बाद पहली बार क्वाड देश फ्रांस के नेतृत्व में बंगाल की खाड़ी में युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय नौसेना 5 से 7 मार्च तक पूर्वी हिंद महासागर में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के साथ फ्रांसीसी नौसेना अभ्यास में भाग ले रही है। इस युद्ध अभ्यास को 18वीं शताब्दी को फ्रांसीसी नौसेना अधिकारी के नाम पर ला पेरोस नाम दिया गया है। फिलहाल हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती चीन की आक्रामकता के बीच इस युद्ध अभ्यास को अहम माना जा रहा है। चीन के इस घटनाक्रम पर कड़ी नजर है। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस सतपुड़ा एक इंटीग्रल हेलीकॉप्टर के साथ और P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ INX किल्तान पहली बार बहुपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास ला पेरिस भाग ले रहा है। इसमें भारतीय नौसेना के जहाज और विमान, फ्रांस की नौसेना FN, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी RAN, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स JMSDF और अमेरिकी नौसेना USN के जहाज और विमान 3 दिन के समुद्री अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है, जिसका मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। बहरहाल, नई फ्रांसीसी दूतावास ने इसे लेकर समान विचारधारा वाले देशों की नौसेनाओं के बीच संबंधों को मजबूत बनाए जाने की उम्मीद जाहिर की है। चारों देशों के बीच यह ड्रिल क्वाड देशों के बीच 12 मार्च को हुई वर्चुअल बैठक के बाद हो रही है। इस बैठक को एशिया के भू राजनीति में एक निर्णायक क्षण के रूप में देखा गया। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में नवंबर 2020 मालाबार ड्रिल के बाद इस समुद्री अभ्यास के लिए हाथ मिलाया है। फ्रांस के साथ 4 राष्ट्रों के इस सहयोग को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की उम्मीद है। सैन्य विश्लेषक क्वाड देशों के इस ड्रिल को अहम नजरिए से देख रहे हैं। सामरिक मामलों के जानकार NC बिपिंद्र ने एक न्यूज पोर्टल निक्केई एशिया से बातचीत में कहा कि हाल ही के वर्षों में हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन ने अपनी आक्रामक सैन्य गतिविधियां बढ़ाई है। जाहिर है इस पर उसकी कड़ी नजर होगी। NC बिपिंद्र कहते हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में 5 देशों की सैन्य ड्रिल को चीन का अपने लिए एक समस्या के रूप में देखा जाना स्वाभाविक है। यह इस बात की सूचक है कि इस क्षेत्र की भू राजनीतिक गतिशीलता भविष्य में क्या रुख लेती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान को लगी मिर्ची, अनुच्छेद 370 पर सऊदी अरब ने दिखाया पाक को आईना, मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत। जी हां दोस्तों, आखिर सऊदी अरब के एक प्रमुख अखबार ने ऐसा क्या लिख दिया कि पाकिस्तान हुकूमत को अखर गई। दरअसल सऊदी अरब के प्रमुख अखबार सऊदी गजट ने कहा है कि भारत में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद मोदी सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। जम्मू कश्मीर के युवकों ने इन योजनाओं पर सकारात्मक रुख दिखाया है। अखबार में कहा गया है कि घाटी के नौजवान नए भारत की प्रगति और संपन्नता का हिस्सा बनना चाहते हैं। बता दें कि सऊदी गजट सऊदी अरब का एक प्रमुख अंग्रेजी अखबार है। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अनुच्छेद 370 पर समर्थन हासिल करने के लिए सऊदी अरब से काफी कोशिश की थी। इस मसले को लेकर दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव भी पैदा हुआ। अब अखबार की इस ताज़ा रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान और सऊदी के बीच संबंधों में बड़ी दरार पैदा हो सकती है। गौरतलब है कि जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी, उस वक्त सऊदी अरब उसकी मदद में आगे आया था। तंग पाकिस्तान को कोई देश कर्ज देने को तैयार नहीं था। ऐसे मौके पर सऊदी अरब ने 3 साल के लिए पाकिस्तान को 62 अरब डॉलर का कर्ज दिया था। इसमें 3 अरब डॉलर कैश और 32 अरब डॉलर तेल और गैस की आपूर्ति के रूप में मदद दी गई थी। पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर सऊदी अरब की निंदा करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। अनुच्छेद 370 को लेकर व अन्य कारणों से दोनों देशों के संबंध बेहद तल्ख हो गए। हालांकि सऊदी अरब और पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद का समृद्ध इतिहास रहा है। पाकिस्तानी मदरसों को सऊदी से पर्याप्त फंड मिलता है। पाकिस्तान ने जब 1998 में परमाणु परीक्षण किया तो सऊदी ने ही दुनिया के आर्थिक प्रतिबंधों के असर से उसे बचाया था। वर्ष 2014 में पाकिस्तानी रुपया जब बुरी तरह से टूटा, तब भी सऊदी ने इस्लामाबाद को 1.5 अरब डॉलर की मदद दी थी। 2020 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जब पाकिस्तान दौरे में गए, तब पाक पूरी तरह से गर्दिश में था। पाकिस्तान आर्थिक संकट में फंसा हुआ था। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया कि वो तेल का आयात बिल भुगतान करने लायक भी नहीं बचा है।
उस वक्त पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा महज 8 अरब डॉलर बची है। वर्ष 2019 में जब इमरान खान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब से पाकिस्तान खुद को डिफॉल्टर होने से बचाने की कोशिश कर रहा है। इस विवाद के बाद रियाद ने पाकिस्तान के लिए तेल और गैस आपूर्ति की सुविधा को खत्म कर दिया। इसके अलावा सऊदी ने कर्ज अदायगी में भी किसी तरह की रियायत देने से साफ मना कर दिया। सऊदी अरब के लिए गए कर्ज की अवधि पूरी हो रही है और पाकिस्तान को ना चाहते हुए भी कर्ज चुकाने के लिए मजबूर करते हैं। अगली खबर की तरफ, बंगाल चुनाव, कूच बिहार रैली में बोले पीएम मोदी, आपका गुस्सा व्यवहार वाणी देख बच्चा भी बता सकता है, दीदी चुनाव हार चुकी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बंगाल के कूच बिहार में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के एक आरोप का जवाब दिया। पीएम ने कहा, आज ऐसे अवसर पर मैं कूच बिहार आया हूं जब भाजपा अपना स्थापना दिवस मना रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने हमारा राजनीति रास्ता तय किया, जिन्होंने हमें आदर्शों को लेकर राजनीति में जीने का, जनता के लिए जूझने का और शरीर का कण कण, समय का पल पल जनता के लिए लगाए रखने की प्रेरणा दी। 2 मई को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद यहाँ विकास का अभियान और तेज किया जाएगा। बीते 2 चरणों के मतदान में दीदी का जाना तय हो चुका है। मैंने सुना कि दीदी इन दिनों सवाल पूछ रही हैं कि क्या बीजेपी भगवान है, जो से पता चल गया है कि पहले 2 चरणों में बीजेपी को बड़ी जीत मिल रही है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, हम तो मामूली इंसान हैं और ईश्वर की आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से देश सेवा में लगे हैं। पीएम ने कहा, चुनाव में कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, ये पता करने के लिए भगवान को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। जनता जनार्दन ही भगवान का रूप होती है। जनता जनार्दन को देखकर ही पता लग जाता है कि हवा का रुख क्या है। आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। आप जो आज ये प्यार दे रहे हैं, 2 मई के बाद बीजेपी सरकार बनने के बाद मैं ये प्यार ब्याज समेत इस इलाके का विकास करके लौटाऊंगा। रोज आपको कहना पड़ रहा है कि आप नंदीग्राम जीत रही हैं, लेकिन जिस दिन आपने नंदीग्राम में पोलिंग बूथ में खौल किया, खेला किया, जो बातें कही, उसी दिन पूरे देश ने मान लिया था कि आप हार गई हैं। इसके लिए भगवान से पूछने की जरूरत नहीं। जब आपकी पार्टी घोषणा कर देती है कि दीदी अब बनारस से चुनाव लड़ेगी, तो कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से समझ सकता है कि टीएमसी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। दीदी को राजनीति करनी होगी तो बंगाल के बाहर जाना होगा, यह आपकी पार्टी बोल रही है। दीदी, आप वैसे तो चुनाव आयोग को गलतियां देती हैं, लेकिन हमने ये कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो हमें इलेक्शन कमीशन के 8 से 10 नोटिस मिल गए होते, सारे देश के एडिटोरियल हमारे खिलाफ हो गए होते। जिस चुनाव आयोग ने चुनाव कराकर आपको 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, आज आपको उस चुनाव आयोग से ही दिक्कत होने लग गई। ये दिखाता है कि आप चुनाव हार चुकी हैं। बीजेपी की रैली में भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, बहनें बेटियां आ रही हैं, लेकिन दीदी कहती हैं आप लोग पैसे लेकर यहाँ आते हैं। बंगाल की ईमानदार जनता पर दीदी का ये संगीन आरोप दिखाता है कि वो चुनाव हार चुकी हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से जंग में भारत को मिली एक और कामयाबी, एक दिन में रिकॉर्ड 43 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। जी हां दोस्तों, भारत में एक तरफ कोरोना वायरस हर दिन नई रिकॉर्ड बना रहा है, तो इसके खिलाफ जंग भी युद्ध स्तर पर ही लड़ी जा रही है। बीते 24 घंटे में भारत में रिकॉर्ड 43 लाख लोगों को कोरोना टीका दिया गया है। यह टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से अब तक के समय में सर्वाधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिए गए मंगलवार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर भारत में कुल 43,966 लोगों को कोरोना टीका लगाया गया है। इसके बाद अब देश भर में कोरोना टीका लेने वालों की संख्या बढ़कर 8,31,10,926 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में जिन 43 लाख से ज्यादा लोगों को टीका दिया गया है, उनमें से 39,505 लोगों ने पहली खुराक ली है, तो वहीं 4,461 लोगों ने टीके की दूसरी खुराक लगवाई है। यह डेटा मंगलवार सुबह 7 बजे तक का है। अभी तक दिए कुल टीकों में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और केरल की हिस्सेदारी 60% है। देश में दिए कुल टीकों में से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में दिए गए हैं। राज्य में अभी तक 81,27,248 लोगों को टीका दिया जा चुका है। इसके बाद गुजरात में 76,89,507, राजस्थान में 72,99,305, उत्तर प्रदेश में 71,98,372 और पश्चिम बंगाल में 65,41,370 लोगों को कोरोना टीका दिया गया है। बता दें कि बीते 24 घंटे के अंदर देश भर में कोरोना वायरस के कुल 96,982 नए मामले हुए हैं। इसके बाद देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,26,86,049 पर पहुंच गई है। वहीं बीते एक दिन में कोरोना की वजह से 446 मरीजों ने दम। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अरुणाचल प्रदेश में साउथ चाइना सी वाली चाल चल रहा है चीन, जानकारों ने किया भारत को आगाह। जी हां दोस्तों, लद्दाख में भारत के हाथों बुरी तरह मात खाया चीन अब अरुणाचल प्रदेश में साउथ चाइना सी वाली चाल चल रहा है। दक्षिणी तिब्बत में भारतीय सीमा से सटे इलाकों में चीन तेजी से इंसानी बस्तियां बनाने में
जुटा है। कुछ महीने पहले ऐसी कई तस्वीरें वायरल हुई थी जिसमें दावा किया गया था कि चीन ने अरुणाचल में भारत की सीमा से सटे इलाके में कई गाँवों को बरसाया है। दक्षिण चीन सागर में भी चीन ने यही चाल चली थी। वोआ न्यूज ने नई दिल्ली के सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च रणनीतिक अध्ययन के प्रोफेसर ब्रह्मा चिलानी के हवाले से बताया कि चीन द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में बसाए जा रहे गांव साउथ चाइना सी में बनाए गए कृत्रिम द्वीपों के बराबर है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दक्षिण चीन सागर में चीन ने एक भी गोली चलाने के बिना भू राजनीतिक मानचित्र को फिर से परिभाषित किया है। उन्होंने कहा कि पेइचिंग ने विस्तारवाद को सीधे तौर पर बल देकर नहीं बल्कि विषम और हाइब्रिड वॉरफेयर के जरिए आगे बढ़ाया है। दक्षिण चीन सागर में उस सफलता ने चीन को हिमालयी क्षेत्र में भी इस चाल को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन ने ये गांव भारत और तिब्बत के बीच के खाली इलाके में जबरन बनाया है। चीन का बनाया गया नया गांव भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि यह इलाका काफी संवेदनशील माना जाता है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताते हुए मान्यता देने से इनकार करता है। वहीं भारत ने समय समय पर दो टूक लहजे में चीन को यह बात साफ कही है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा अभिन्न हिस्सा है। पिछले साल ही चीन ने इस इलाके से कुछ भारतीयों को अगवा किया था, जिसे बाद में दबाव बनने पर उसे लौटाना पड़ा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हिंद महासागर में चीन को ठोकने के लिए इंडियन नेवी की तैयारी, परमाणु पनडुब्बियों का जखीरा उतारेगा भारत। जी हां दोस्तों, चीन को रोकने और ठोकने में भारत अब कोई कमी नहीं करना चाहता है। खासकर गलवान घाटी में चीनी सैनिकों को पीटने के बाद अब भारत बिल्कुल भी चीन को बख्शने के मूड में नहीं है। इसके लिए भारतीय सेना समंदर में परमाणु पनडुब्बियों का जखीरा उतारने जा रही है और अगर चीन कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश करता है तो उसे वहीं पर भारतीय सैनिक पीटेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी ने चीन के खिलाफ समंदर में 6 विशालकाय न्यूक्लियर हथियारों से लैस पनडुब्बियों को उतारने का फैसला किया है। इंडियन नेवी इन न्यूक्लियर पनडुब्बियों को तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती से पहले चीन के खिलाफ तैनात करेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा मार्च छापी गई एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी ने 2032 तक 3 न्यूक्लियर सबमरीनों की तैनाती समंदर में करने का फैसला किया है। इंडियन नेवी को SSN प्रोग्राम यानी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन की तैनाती में करीब $2 बिलियन का खर्च आएगा। भारत सरकार की कोशिश है कि इससे पहले कि चीन हिंद महासागर की तरफ अपनी गुस्ताख नजरें बढ़ाए, उससे पहले हिंद महासागर में इंडियन नेवी को इतना शक्तिशाली कर लिया जाए कि चीन यहां भारत को आंखें दिखाने की हिम्मत तक ना करे। पिछले 20 सालों में केंद्र में आई सरकारों ने हिंद महासागर में भारत की स्थिति को मजबूत करने पर उतना ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि चीनी सेना ने हिंद महासागर के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में घुसपैठ को पूरा कर लिया है और अब चीनी वारशिप्स और पनडुब्बियां इन हिस्सों में पेट्रोलिंग करने के लिए आने लगी हैं। लेकिन अब भारत सरकार ने चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए हिंद महासागर में फिर से अपनी शक्ति को बढ़ाने का फैसला किया है, जिसकी वजह से समंदर में चीन से तनाव काफी बढ़ने लगा है। जिसके बाद केंद्र की मोदी सरकार ने इंडियन नेवी को बेहद शक्तिशाली बनाने के लिए खासकर हिंद महासागर से चीन को खदेड़ने के लिए न्यूक्लियर पनडुब्बियों की तैनाती करने का फैसला किया है। मोदी सरकार के शासन में आने के बाद भारत ने हिंद महासागर में अपनी रणनीति काफी आक्रामक करने का फैसला किया है, जिसके बाद इंडियन नेवी के सीनियर अधिकारियों के साथ भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने पिछले 1 साल से लगातार प्लानिंग की है। न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट और एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट की प्लानिंग काफी पहले की गई थी, लेकिन पहले की सरकारों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट काफी लेट हो गया। लेकिन अब CDS रावत ने न्यूक्लियर पनडुब्बियों को लेकर सहमति जता दी है, जिसके तहत एयरक्राफ्ट कैरियर से पहले भारत न्यूक्लियर पनडुब्बियों की तैनाती करेगा। इसके पीछे दूसरी रणनीति ये है कि चीन ने कई ऐसे मिसाइल बनाए हैं जिसके जरिए वो एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। लिहाजा भारत चीन ने चीन के खिलाफ न्यूक्लियर पनडुब्बियों की तैनाती करने का फैसला लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अफगान एयरफोर्स ने तालिबान के ठिकानों पर की बमबारी, 24 घंटे में 75 आतंकी ढेर। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान की सेना ने तालिबान आतंकियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई की है। कंधार प्रांत में तालिबान के ठिकानों पर अफगानिस्तान की एयरफोर्स ने हवाई हमला किया है। पिछले 24 घंटे से चल रही इस कार्रवाई में 75 से अधिक तालिबानी आतंकी मारे जा चुके हैं। एयर स्ट्राइक में मरने वालों में तालिबान के प्रमुख कमांडर सरहादी भी शामिल है। एयरफोर्स की कार्रवाई में टैंक समेत आतंकियों के कई वाहन नष्ट किए गए हैं। शनिवार को शुरू हुई कार्रवाई। अफगानिस्तान की मीडिया आउटलेट तोलो न्यूज के मुताबिक अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के अंदर 75 लड़ाके मारे गए हैं, जबकि 12 घायल हैं। इस दौरान शाह वलीकोट जिले में कार्रवाई के दौरान विस्फोटकों से भरे एक वाहन को टारगेट पर पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। मंत्रालय ने बताया कि शनिवार को कंधार के अरगानदाबाद और पंजवाई जिले में तालिबान लड़ाकों की ठिकानों की जानकारी मिलने के बाद एयरफोर्स ने कार्रवाई शुरू की थी। शांति प्रक्रिया पर खतरा। अफगानिस्तान में हिंसा में आ रही तेजी ने देश में तालिबान के साथ चल रही शांति प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व अमेरिकी
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय में शुरू हुई शांति प्रक्रिया के तहत अमेरिकी सेनाओं के 1 मई तक अफगानिस्तान छोड़ देने पर सहमति बनी थी, लेकिन ऐसा हो पाना संभव नहीं लग रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 1 मई तक सैनिकों की वापसी को बहुत कठिन कहा है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी न होने पर तालिबान ने फिर से हमले तेज करने की धमकी दी है। तालिबान ने कहा है कि इसकी सारी जिम्मेदारी अमेरिकी प्रशासन पर हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाविकास अघाड़ी में फूट की शुरुआत है, अनिल देशमुख का इस्तीफा, जाने कैसे संकट में उद्धव सरकार। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की वजह से सत्ताधारी गठबंधन महाविकास अघाड़ी, खासतौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी को सोमवार को बड़ी फजीहत झेलनी पड़ी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच कराए जाने का आदेश दिया था। जहां एक और एनसीपी देशमुख को कैबिनेट से हटाना नहीं चाहती थी, तो वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा कि देशमुख के गृह मंत्री रहते हुए मुंबई पुलिस अपने मुखिया के खिलाफ आरोपों की जांच कैसे कर पाएगी। एनसीपी देशमुख को कैबिनेट में बनाए रखने के पक्ष में दिखी, तो वहीं सीएम उद्धव ने देशमुख के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। सरकार में तीसरी पार्टी कांग्रेस अब तक नाराज है कि पूरे प्रकरण में उससे कोई सलाह मशवरा तक नहीं किया गया। देशमुख मामले में तालमेल की कमी से सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी या फिर देशमुख का इस्तीफा इस गठबंधन में फूट की शुरुआत है। जब राज्य की उद्धव सरकार ने देशमुख पर लगाए गए आरोपों की जांच रिटायर्ड जज से कराने की घोषणा की थी, यह अटकलें लगाई जा रही थी कि अब देशमुख से इस्तीफा मांगा जाएगा। यह न सिर्फ निष्पक्ष जांच के लिए जरूरी था, बल्कि इससे लोगों के बीच यह संदेश भी जाएगा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर गंभीर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजापुर हमले के बाद नक्सलियों को बख्शेगी नहीं सरकार, कश्मीर के आतंकियों जैसे होंगे ढेर, हिडमा पहला टारगेट। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सल हमले में जवानों की शहादत के बाद आक्रामक नक्सल रोधी कार्य योजना को अमल में लाया जाएगा। कश्मीर के आतंकियों की तरह ही शीर्ष नक्सल कमांडरों की सूची तैयार कर उन्हें ढेर किया जाएगा। सरकार ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए तय किया है कि बंदूक न छोड़ने वाले नक्सली कमांडर किसी भी सूरत में नहीं छोड़े जाएंगे। नक्सल कमांडर हिडमा सूची में सबसे टॉप पर। सूत्रों ने कहा, सुरक्षा बलों ने आपस में शीर्ष कमांडरों की एक सूची साझा की है। नक्सल कमांडर हिडमा इसमें सबसे ऊपर है। सुरक्षा बल बीजापुर की घटना का बदला लेने के लिए इसे जल्द से जल्द मौत के घाट उतारना चाहते हैं। सूत्रों ने बताया कि जिस तरीके से नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया, उसके बाद नक्सलियों के खिलाफ एक बड़े अभियान की खाका तैयार हुआ है। इसके तहत एक समन्वित ऑपरेशन चलाया जाएगा, जिसकी कमान केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथ होगी और स्थानीय बल व विशेष दस्ते इसमें शामिल होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल की खाड़ी में क्वाड देशों की ड्रिल, भारत के साथ आए ये देश, चीन के कान हुए खड़े। जी हां दोस्तों, मालाबार के बाद पहली बार क्वाड देश फ्रांस के नेतृत्व में बंगाल की खाड़ी में युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय नौसेना 5 से 7 मार्च तक पूर्वी हिंद महासागर में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के साथ फ्रांसीसी नौसेना अभ्यास में भाग ले रही है। इस युद्धाभ्यास को 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी नौसेना अधिकारी के नाम पर ला पैरोस नाम दिया गया है। फिलहाल हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती चीन की आक्रामकता के बीच इस युद्धाभ्यास को अहम माना जा रहा है। चीन के इस घटनाक्रम पर कड़ी नजर है। भारतीय नौसेना के जहाज INS सतपुड़ा और P8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ INS किल्तान पहली बार बहुपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास ला पैरोस में भाग ले रहे हैं। इसमें भारतीय नौसेना के जहाज और विमान, फ्रांस की नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और अमेरिकी नौसेना के जहाज और विमान 3 दिन के समुद्री अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है, जिसका मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। बहरहाल नई दिल्ली में स्थित फ्रांसीसी दूतावास ने इसे लेकर समान विचारधारा वाले देशों की नौसेनाओं के बीच संबंधों को मजबूत बनाए जाने की उम्मीद जाहिर की है। चारों देशों के बीच यह ड्रिल क्वाड देशों के बीच 12 मार्च को हुई वर्चुअल बैठक के बाद हो रही है। इस बैठक को एशिया के भू राजनीति में एक निर्णायक क्षण के रूप में देखा गया। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में नवंबर 2020 मालाबार ड्रिल के बाद इस समुद्री अभ्यास के लिए हाथ मिलाया है। फ्रांस के साथ 4 राष्ट्रों को इस सहयोग को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की उम्मीद है। सैन्य विश्लेषक क्वाड देशों के इस ड्रिल को अहम नजरिए से देख रहे हैं। सामरिक मामलों के जानकार NC बिपिंद्र ने एक न्यूज पोर्टल निक्केई एशिया से बातचीत में कहा कि हाल ही के वर्षों में हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन ने अपनी आक्रामक सैन्य गतिविधियां बढ़ाई है। जाहिर है इस पर उसकी कड़ी नजर होगी। NC बिपिंद्र कहते हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में 5 देशों की सैन्य ड्रिल को चीन का अपने लिए एक समस्या के रूप में देखा जाना स्वाभाविक है। यह इस बात का सूचक है कि इस क्षेत्र की भू राजनीतिक गतिशीलता भविष्य में क्या रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
चीन ने पाकिस्तान को बेचा खराब वेपन सिस्टम, अब मुश्किल में इमरान सरकार। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान को चाहे कोरोना वैक्सीन की जरूरत हो या फिर नए हथियारों की, वह अपनी हर जरूरत के लिए चीन पर निर्भर करता है। लेकिन दगाबाज चीन से आया हर सामान अब पाकिस्तान के लिए नई परेशानियां पैदा कर रहा है, क्योंकि चीनी माल या तो खराब है या फिर नकली है। पाकिस्तान ने चीन से 9 LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे थे जो खराब निकले। अब पाकिस्तान उन सिस्टम को ठीक करने के लिए चीन से गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान ने चीन को जो लिस्ट सौंपी है उसके मुताबिक इन सिस्टम में कुल 388 गड़बड़ी है। भारत के डर से डील। भारत की ताकतवर वायुसेना से पैदा होने वाले खतरे को देखते हुए पाकिस्तान ने चीन से 2014 में 9 एयर डिफेंस सिस्टम का सौदा किया था। चीन का ये एयर डिफेंस सिस्टम उसी अल्मास आते के सहयोग से 2011 में विकसित किया गया है, जिससे भारत ने अपना सबसे महत्वपूर्ण एयर डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदा है। मीडियम रेंज के इस एयर डिफेंस सिस्टम को चीन ने HQ-16 नाम दिया और पाकिस्तान को इसका एक्सपोर्ट वर्जन LY-80 लो मैड बेचा था। इनमें से 3 सिस्टम 2016 में और बचे हुए 6 सिस्टम 2019 में पाकिस्तान के पास मौजूद इस सिस्टम की रेंज 40 से 70 किलोमीटर तक है और ये 15 मीटर से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए किसी भी एयरक्राफ्ट को तबाह कर सकता है। इसका रडार 140 किलोमीटर दूर से ही अपने निशाने पर नजर रखकर उसका पीछा कर सकता है और 85 किलोमीटर दूर से उस पर निशाना लगाने की तैयारी कर सकता है। चीन का दावा है कि एक कम और मध्यम दूरी की हवाई सुरक्षा देने के लिए दुनिया का सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन पाकिस्तान बड़ी रकम खर्च करने के बाद भी अपने एयर स्पेस को सुरक्षित नहीं बना सका है। पाकिस्तान ने जो सिस्टम खरीदे उनकी खराबियों की लिस्ट लेकर वह अब चीन के चक्कर लगा रहा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।